आज मेरे साथ इस शो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो समाज के एक वंचित तबके से होकर कर आगे बढ़े और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। 7 अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स के साथ काम करने का तजुर्बा रखते हैं और फिलहाल एनडीए में सबसे वरिष्ठ मंत्री भी हैं। मैं बात कर रही हूं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी जी की, जो आज मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। जी, एनडीए बनाम महागठबंधन की लड़ाई देखने को मिल रही है। एक समय था जब आपके मुखारविंद से हमने दिनकर जी की पंक्तियां सुनी थी, महाभारत से ऑल इज वेल का जो ये सफर है, इसके बारे में बताएं, कैसे संभव हुआ? देखिए, अभी आपने एक शब्द कहे कि हम वंचित वर्ग से आए हैं, और वंचित वर्ग की एक खासियत है कि जो भी वो मिलता है उसमें वो सेटिस्फाइड रहता है, मांग करता है, कुछ और बातें भी बोलता है, लेकिन जो मिल जाता है उससे ही अपना सब कुछ वो काम करता है। ये हमारे जो सेक्स है, जाति है, वो सबका ये संस्कार है, प्रकृति है, नेचर। एक समय तो उसी प्रकार से जब बातें आ रही थी एनडीए में टिकट की बात, तो हमने बहुत लॉजिकल मांग किया था कि 10 वर्ष उम्र हो गई हमारी पार्टी का जी, और आज तक हम मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं हो सकती। एक सपना है आपका मान्यता प्राप्त पार्टी बनाने का। इसके चलते सपना नहीं, आवश्यकता है। जी, उसके चलते हम लोगों को दिक्कत होती है। जैसे अब इलेक्शन कमीशन के लोग आते हैं यहाँ, बिल्कुल। पॉलिटिकल पार्टी से डिस्कशन करते हैं, बट हम पॉलिटिकल पार्टी में नहीं गिने जाते हैं, रजिस्टर्ड पार्टी हैं, तो अपनी बात हम नहीं कह पाते हैं इलेक्शन कमीशन को, क्या दिक्कत हो रही गरीबों को। यहाँ पर थोड़ा सा हम अपने को समझते हैं कि कमी है। फिर अभी वोटर लिस्ट बांटे जा रहे हैं सभी मान्यता प्राप्त पार्टियों को, उसमें अच्छे खासे पैसे लगते हैं। जी, हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, मान्यता प्राप्त है, इसलिए हमको वोटर लिस्ट खरीद करके देना होगा। तो ये 2-3 चीज बातें ऐसी हैं जिसके चलते हमने मांग किया था कि 2020 में हमारा सक्सेस रेट था 60% एंड एबव, जी, यानी कि 7 सीट आपने दिया था, जी, हम 4 सीट जीत के लाए थे। जी, वो 60% एबव मेरा स्कोरिंग रेट था। उसी तरह से हमको विधानसभा में 8 सीट चाहिए, तब हमको मान्यता प्राप्त मिल जाएगी। जी, तो 8 सीट के लिए हमको 60% स्कोर के हिसाब से कम 13 सीट 14 सीट चाहिए था। इसीलिए हम मांग करते थे कि हमको 15 सीट दीजिए, और ताकि हम अपना 60% एंड एबव चुनाव जीत करके आ जाएं। तो 8 सीट जीतेंगे तो हम रजिस्टर्ड पार्टी हो जाएंगे, से उभर जाएंगे और मान्यता प्राप्त पार्टी हो जाएंगे। ये हमारा डिमांड था, इसीलिए हमने उस तरह की बात की। लेकिन ये स्थितियां जो है लोकसभा के चुनाव के दौरान भी आई थी। आपने कहा था कि 2 राज्यसभा और 1 लोकसभा की सीट आपको जो है वादा किया गया था, उस समय भी नहीं हो पाया था। पहले जो मैंने कहा कि जो भी बात मैं करता हूँ, डिमांड मेरा होता है, लेकिन जो मिलता है संतोष कर लेते हैं इसमें आप। उसमें डिसिप्लिन पार्टी के रूप में, एक अनुशासित लोग के रूप में हम लोग रहते हैं, और क्षतिपूर्ति उसकी होती है। आपके कुछ पार्टी के नेता भी उस वजह से नाराज हुए, गए भी, निष्कासित भी करना पड़ा, कार्यकर्ता बहुत नाराज, इस बार भी 2-3 आदमी हमारे अच्छे अच्छे चले गए। और लोग कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ा रहे जी, हैं। दोनों बात, एक तरफ से मेरा कार्यकर्ता गया तो पार्टी का वर्कर गया, और दूसरी तरफ हम पर तोहमत लग रही कि आप लड़ा रहे हैं। तो ये सारी बातें के चलते ही हम लोगों ने कहा था कि हमको 15 सीट दीजिए, लेकिन दिए 6 सीट। अब 6 सीट में ही हम कोशिश कर रहे हैं। ये अभी तक देखिए कि हम अपने 6 सीट में सिर्फ नॉमिनेशन के दिन में गए हैं, जी, बाकी हम और एनडीए के प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो पूरा एक घटनाक्रम हुआ, उसे कहीं न कहीं संतोष की भी आपने जो है एक मिसाल कायम की। लेकिन कहीं न कहीं एक आपको भी एक टीस थी कि भई कम आँका गया है। तो क्या लगता है कि आने वाली राह में भी कुछ और संभावना हो सकती है, या फिर क्या दोबारा से संतोषी में रहना पड़ेगा? हम लोग इंडियन कल्चर में विश्वास करते हैं। वहाँ एक मिथक है, प्रभर में से, कि जहाँ आदमी खोता है वहीं पाता है।
उसका उदाहरण हमको मिल गया। तो लोकसभा में हम एक सीट जीते, तो बिहार में 8 मंत्री हुए, उसमें मैं भी एक हूँ। लेकिन हमारे विभाग को लोग मानते हैं कि एक अच्छा विभाग मान लीजिए को मिला, एमएसएमई आपको मिला। क्षतिपूर्ति नरेंद्र मोदी जी ने किया। उसी प्रकार से ये 6 सीट है, इसका स्कोरिंग रेट हम 100% करने की स्थिति में हैं, कोशिश कर रहे हैं। अगर हो जाएगा तो यहाँ हो, आगे की और जो राजनीति है उसमें जरूर हमें गेन होगा, ऐसा हम विश्वास। एमएसएमई आपको मिला। एमएसएमई एक ऐसा विभाग है, मैं समझती हूँ इंडस्ट्री देने का बहुत स्कोप है। बिहार में बार-बार महागठबंधन का एक आरोप लगता है कि इंडस्ट्री नहीं है। इंडस्ट्री 20 साल हो गए रेजिम को, लेकिन फिर भी नहीं है रूलिंग पार्टी के रेजिम में। तो क्या ऐसा इस बार देख सकते हैं कि क्या-क्या हुआ है इस दौरान? क्या-क्या इंडस्ट्री आई? अच्छी बात आपने कही, और आपने जैसा कहा कि हमारा पब्लिकेशन 2-3 जगहों में होता है, तो मैं जो कहता हूँ इसका एक असर होगा, जी। क्योंकि ये पहली बार बिहार में हुआ है। एमएसएमई के लोग नाम ही नहीं जानते थे कि एमएसएमई क्या होता है। जी। हम पहले से बताते हैं आपको कि हमारे एमएसएमई में टेक्नोलॉजी सेंटर एक अहम ऑर्गन है, और उसमें मिसाइल तक बनता है, मानव की खोपड़ी बनती है, वो स्पेस में जाने के लिए यंत्र बनता है जो सूर्य की रोशनी से ऊर्जान्वित होकर के वो रॉकेट चल जाता है चंद्रमा तक के। वो चीज हमारे टेक्नोलॉजी सेंटर में बनता है। दुर्भाग्यवश ज्वाइंट बिहार था तो एक टेक्नोलॉजी सेंटर था, वो जमशेदपुर में था। अब जब से बंटवारा हो जाने के बाद झारखंड में चला गया। सेंटर चला गया वहाँ। यहाँ सिर्फ एक एक्सटेंशन सेंटर रह गया था। वो एक छोटा रूप होता है, टेक्नोलॉजी सेंटर का छोटा रूप एक्सटेंशन सेंटर होता है, 25% में से। तो एक पटना में था। हम आते आते उसको हम एलिवेट किया और टेक्नोलॉजी सेंटर कायम किया। अभी मनेर में बीटा में वो बन के तैयार है, करीब करीब 70% काम हो चुका है, और सब प्रशिक्षण वगैरह काम चल रहा है। और तो और क्योंकि हम गया के हैं, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम कहा जाता है, तो इसलिए हम गया में न्यू टेक्नोलॉजी सेंटर भी सैंक्शन करा दिया है, वो बन रहा है। हमारे ही खिजरसराय जहाँ हमारा गांव है उससे 10 किलोमीटर के आगे में। तो ये 2 उपलब्धि टेक्नोलॉजी सेंटर के रूप में बिहार को हमने दिया है, एक चीज। दूसरी चीज, एक एक्सटेंशन सेंटर था मात्र हमारा पटना में, अब हम 7 एक्सटेंशन सेंटर यहाँ बना दिया है। 5 सैंक्शन कर दिया है और 2 सैंक्शन होने की स्थिति में 7 कर दिया है। तो अब जोड़िए, एक समूचे बिहार के लिए एक एक्सटेंशन सेंटर था, अब 7 होने जा रहा है। ये है। इसके बाद सुनिए, जब बात छेड़े तो पूर्ण रूप से इसका हमारे एमएसएमई में एक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स हब्स होता है। उससे शेड्यूल कास्ट के बच्चे और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को इंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग दी जाती है और उनको एंगेज किया जाता है। बिहार में एक भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हब नहीं था। हमने वो बनाया, बोरिया में अभी कार्यरत है, बहुत जगह ट्रेनिंग दे रहा है, सब हो रहा है। उसके अलावा हमारे यहाँ केवीआईसी है, गांधी ग्राम उद्योग यूनिट है, उसका भी सिर्फ पटना में ही उसका हेडक्वार्टर था और यहाँ ही से कुछ काम होता था। उस हेडक्वार्टर को हमने एक तरह से मिनी हेडक्वार्टर गया में भी शिफ्ट कर दिया है, और 2-3 जगहों में भी शिफ्ट कर रहा है, और कई एक मॉल बनाने की बात किया है। एक एक्सप्रेशन सेंटर होता है, वो भी हम गया में खुलवा दिया। अब मैं पूछूं? तो हाँ। अब इस तरह से एमएसएमई के नाम पर 1.5 वर्षों में हमने जो काम किया है, एक बहुत अच्छा काम हुआ। सर, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं पलायन सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ। मैं भी जगह-जगह जा रही हूँ, लोग पलायन करने को विवश हैं। इतने अगर काम हुए हैं, तो फिर आज भी बिहार का युवा बाहर जाने के लिए बाध्य क्यों है? और जितनी ट्रेनें आज मैं समझती हूँ अन्य जगह पे पंजाब जाने के लिए, हरियाणा जाने के लिए बिहार से हैं, उतनी बिहार को अंदरूनी तरीके से जोड़ने के लिए नहीं है। तो क्या पलायन राज्य बना दिया गया बिहार को? ये कहा जाता है कि रोम वाज बिल्ट नॉट इन अ डे। तो इसके लिए शुरू से ही एक परिवेश बन जाना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस की सरकार रही, राजद की सरकार रही, और राजद की सरकार को तो हाईकोर्ट ने कह दिया था कि जंगल राज है। उस समय न तो कोई इंडस्ट्री हुआ,
और न किसी प्रकार का कोई निवेश किया, और यहाँ के लोग भागते रहे, पलायन करते रहे। एक चीज, और जब से नीतीश कुमार की सरकार आई है परिस्थितियां बदली है। कुछ निवेश भी आए हैं, इंडस्ट्री भी स्टेब्लिश हो रहा है। बताइए, हमारा डालमिया नगर का कागज का कारखाना, हमारा शुगर का कारखाना, चाहे गया का हो, वसलीगंज का हो, इधर सब बंद हो पड़ा हुआ है। ये सबको चालू करने का प्रयास इस राज्य ने किया है। एक चीज। दूसरी चीज, बिहार के टोपोग्राफी को आप देखिए। बिहार के उत्तरी बिहार में बाढ़ प्रायः आ जाती है। उसके लिए आपने अभी देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिणी कोसी तटबंध को रिनोवेट कर करके बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए एक उपाय उन्होंने किया है। उसके अलावा लोग को बाहर न जाना पड़े, इसलिए मखाना बोर्ड का गठन भी किया गया। दक्षिणी बिहार जो सुखाड़ है उसके लिए हमारा प्रयास चल रहा था, जबकि अभी हम चुके हुए हैं कि हम सोन से पानी अगर ले आवेंगे फल्गु में, और फल्गु में बांध बांध करके, जैसे पटना में मेरीन ड्राइव हुआ है, उसी प्रकार से गया से बोधगया के बीच में मेरीन ड्राइव कर देंगे। इससे पर्यटन का भी काफी संभावनाएं बढ़ जाएगी, और वहां से नहर निकाल करके मोकामा तक ले जाएंगे, और कुछ और बाएं साइड में भी नहर निकाल करके मखदुमपुर बेला का क्षेत्र भी सिंचित होगा। कहने का मतलब कि दक्षिण भारत जो सुखाड़ से पीड़ित है उसको त्राण मिल जाएगा। एक कल्पना है, इसके लिए जो मुख्यमंत्री के रूप में हमने 100 करोड़ रुपए ईयरमार्क कर दिया था। अब तुरंत ही हम 9 महीना के बाद मुख्यमंत्री से हट गए, तो माननीय नीतीश कुमार जी आए। नीतीश कुमार जी की सोच कुछ दूसरी हुई। उन्होंने कहा कि हम गंगा से पानी ले जाएंगे। अच्छा। और इसके लिए 6,000 करोड़ रुपया इन्होंने सैंक्शन किया। आज फल्गु नदी में गंगा का पानी गिर रहा है, और यहाँ तक के राजगीर तक के घोड़ा घाट जिसको कहते हैं, मोराटोरियम, हाँ घोड़े घाट या क्या कहते हैं पूरा याद नहीं है, वहां तक पानी का डैम बना हुआ, उससे सिंचाई भी होती है, और गया तक पेयजल के लिए भी अच्छी व्यवस्था हो गई है। और आज सुनर और लेटर उससे फिर सिंचाई की भी बात होने लगेगी। तो कहने का मतलब ये सब प्रयास चल रहे हैं। एक ये, दूसरी चीज भी। तीसरी चीज है कि हमारे मजदूर जो यहाँ से लोग जाते हैं प्राय स्किल्ड में जाते हैं, स्किल के लिए बाहर जाते हैं, उनको मजदूरी ज्यादा मिलती है, इसलिए वहाँ वो जाते हैं, काम वहाँ ज्यादा होता है। ये नहीं कि भूखे जाते हैं, अपने वेल ऑफ के लिए जाते हैं। यहाँ खेती से काम कर सकते हैं, भूख कोई नहीं मरता। गांव में आप चले जाइए, मिट्टी के मकान आज नहीं मिलेंगे। आप गांव में चले जाइए, हमारे 81 वर्ष की उम्र हमारा हो गया है। मैं जानता था कि हमारे लोगों को पैर में जूता नहीं हुआ करता था, चप्पल नहीं हुआ करता था। दूसरा का चप्पल और जूता गौरव करके अपना कुटुंब के यहाँ जाते थे। कपड़े नहीं होते थे, कुर्ता दूसरे का, धोती लेकर के जाते थे दूसरे के यहाँ। आज सबके यहाँ 2 से 3 से 4 कहीं ना कहीं, लेकिन कहीं न कहीं ये भी, इनके भी कोई न कोई ऐसे परिजन हैं जो बाहर हैं, कुछ लोग दुबई तक भी पहुँचे हैं, बाहर भी गए हैं, और एक जो इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी बन गई है, ऐसा देखने को मिला है कि ये वो लोग हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो भी कहीं न कहीं उस रूरल इकोनॉमी की ही देन है। जो बाहर से पैसा आ रहा है, वो बिहार में यहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है। आपने बात की मोकामा की, जंगलराज की भी आपने बात की। क्योंकि ये जो चुनाव है, ये कहीं न कहीं पलायन पर बात होनी चाहिए थी, हो भी रही है, कुछ विकास पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि जंगल राज की बोगी बार बार उठती है, जंगल राज का नारा बार बार उठता है, लेकिन अब हम देख रहे हैं। जो बातें कही, हमारा कहना है कि ये बात सही है कि अब लोग इन्वेस्ट करने की टेंडेंसी लाई है जी। पहले कमा करके लोग बाहर से लाते थे, तो यहाँ लूट होती थी, डकैती हो जाती थी। बड़े बड़े जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बड़े बड़े जो कैपिटलिस्ट थे, वो सब भाग गए थे। अब वो स्थिति नहीं है, वो लोग आ रहे हैं और इन्वेस्ट आपके शब्दों में कर रहे हैं। और रही बात कि हमारे अन्य लोग जो हैं अब बाहर इसलिए जाते हैं कि कुछ पूंजी ला करके यहाँ इन्वेस्ट करें। और जंगल राज की बात इसलिए था कि यहाँ जितने भी थे, वो शाम को कोई आ जाता था, कहता इतना पैसा आपको देना है, न देता था तो उसको लिफ्ट आउट कर लेता था, उसके बच्चे को स्कूल ले जाता था। इस तरह से होता था। कोई लगाता था कहीं पर इंडस्ट्री, तो उसको देना पड़ता था गुंडा है हफ्ता कि आप इतना दे दो, नहीं तो नहीं लगना पड़ेगा।
इससे लोग नशे से मारते। आज वो स्थिति नहीं है, लेकिन एक बार जब आदमी त्रस्त हो जाता है तो आने का जो फ्लो होता है ना, बहुत धीरे धीरे होता है। वही आज हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल हो गया। आज कोई जातीय दंगा नहीं है, आज कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं है। और आज देखे कि अगर कोई घटना घट गई मुकामा में तो अनंत प्रसाद किसके आदमी थे? हमारे आदमी थे, लेकिन उनको भी नहीं छोड़ा गया। यानी मतलब कि यहाँ कानून का राज है, कोड कानून के राज में न कोई किसी को बचाता है और न किसी को। ऐसा क्यों हम देखने को मिलता है हमें मांझी जी कि अनंत सिंह जैसे बाहुबली को अब भी टिकट देने को बाध्य हो जाती है एनडीए? क्योंकि वाल्मीकि रामायण लिख डाले थे, उसके पहले वाल्मीकि जी क्या थे? कहा जाता था कि वो दस्यु थे, जंगल में घूमते थे, लेकिन एक ऐसी स्थिति आ गई, वो आगे रामायण लिख डाले और रामायण लिखना बाद में कत्ल ही किए ना सर। क्या है? आदमी प्रवर्तित अपने को करता है तो वैसी स्थिति में परखा जाता है, मौका दिया जाना चाहिए। ये ह्यूमन नेचर होना चाहिए। हम बहुत खराब आदमी थे जब ये में, लेकिन आज हम अगर सुधर गए हैं तो हम राज्य के लिए, देश के लिए कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से मौका उनको दिया गया था। उनकी पत्नी भी विधायक रही थी, वैसा कुछ था नहीं, लेकिन कहीं कहीं डिफेंसिव काम भी करना पड़ता है। अगर हमारे हाथ पर नाइट स्टार आ गया है तो उसको हटाने के लिए हाथ लगाना पड़ेगा, कोई इंस्ट्रूमेंट लाना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से अगर समाज में कोई दूसरा बैड एलिमेंट है, उसको कुछ करने के लिए उसको उसी तरह से डील करना पड़ेगा। ये भी होता है। मैं समझ रही हूँ आप किसकी ओर इशारा कर रहे हैं कि एक काट की तरह अनंत सिंह को जो है अपने खेमे में रखना जरूरी था कहीं ना कहीं। तो क्या ये माना जाए कि आज भी बाहुबलियों के सहारे चल रही है बिहार की राजनीति? जो आपने कहा कि काट के लिए रखा गया, सो बात नहीं है। इस डिफेंस की आप बात करें। सवाल है कि जैसा का तैसा होता है। अगर साधु संत के सामने एक डकैत को आप रख दीजिएगा तो साधु संत की कोई गिनती नहीं होगी। साधु के नजदीक साधु को रखना होगा, डकैत के नजदीक को उसी नेचर का होगा कि डकैत का सामना कर सके। तो उस रूप में अगर एक्सपेरिमेंट तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उनकी पत्नी भी विधायक रह चुकी थी, उसे विकास हुआ था उस इलाका में, तो लोग की मांग थी कि वैसे लोगों को किया जाए, तो दिया गया था। अब परिस्थिति बस कुछ घटनाएं घट गई, वहाँ घटना घटी। हमारे टेकारी में हमारे विधायक के साथ घटना घटी, क्या हमारा विधायक क्या था, लेकिन लोग को दिमाग में जाने नहीं दिएगा कि हम जगह आप नहीं जा सकते हो। तो ये तो गुंडे ही है ना। और वहाँ पर हमारा आदमी संयम से काम किया। अगर संयम से नहीं करता तो उसके पास थे अंगरक्षक, गोली चला सकता था। तो हमारे एनडीए के लोग संयम बरतते हैं। वहाँ पर भी अभी देखिएगा केस में क्या आता है। मैं समझता हूँ कि ये जिनका नाम आ रहा है अनंत सिंह का, ये कोई घटना से इनको कोई मतलब नहीं। कुछ ऐसी घटना हो गई जिसमें मर्डर हो गया, लेकिन उनको फिर गिरफ्तार करने की नौबत क्यों आई सर, अगर उनका लेना देना नहीं होता था? उनके समर्थकों पे इतना गंभीर आरोप है कि उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी और फेफड़ों और लंग्स दिल में जो है चोट लगने की वजह से मौत हुई है। सिद्ध होना आरोप लगे हैं, प्रेमा फेसी केस आया है, तो कानून अपना काम किया है और कोर्ट उसका फैसला करेगी जी। क्या हुआ। विपक्ष का ये आरोप है कि अगर इतना ही मंगल राज है, क्योंकि एनडीए मंगल राज की बात करती रही, राम राज्य की बात करती रही है, तो फिर इतने मन भड़ कैसे हो जाते हैं अनंत सिंह जैसे बाहुबली कि चुनाव के ठीक पहले ऐसी घटना को अंजाम दे दिया जाता है? और यही कैसे कहते हैं कि अनंत सिंह ने वैसा किया। अधिकारियों को जो है सस्पेंड भी करना पड़ता है वहां पे। हमारा विधायक गोली चला देता, 2-4 को मर जाते, तो हमारे विधायक को लोग कहते कि साहब बहुत गलत है, और हमारा विधायक का हाथ टूटा। बहुत गंभीर आरोप उनकी फैमिली भी लगा रही है, उनकी फैमिली, उनके परिजन बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, मौत हुई है, गोली चली है, पुलिस ने भी माना है। लगा रहा है कि हमारे बच्चों को लपट छपट किया गया, तो वो तो अपने डिफेंस के लिए लोग कह देते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि कोई ऐसी परिस्थिति आई होगी जिसके चलते सब घटना घटी होगी, जिसका जांच हो रहा है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पुलिस ने अपना एक्शन लिया है, ठीक लिया है, और कोर्ट अपना इसका फैसला।
पुलिस ने कहा भी है, पुलिस ने माना भी है कि गोली चली है, सारी चीज़ें प्रत्यक्ष हैं उसमें। क्या फिलहाल एक लॉ एंड ऑर्डर की बात ना सिर्फ विपक्ष कर रहा है, एनडीए से भी आवाज़ें उठी हैं। चिराग पासवान जी कई बार कहते रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है बिहार के अंदर आज भी। तो क्या ये माना जाए कि इस पर अभी वो काम नहीं हो पाया? पासवान कहे हैं कि नहीं कहे हैं हमको नहीं पता है, लेकिन अगर कोई कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है तो मैं नहीं मानता हूँ। आपके सामने जो बात बोल रहा है वो 46 वर्ष का अनुभव लिए हुए बात करता है। लॉ एंड ऑर्डर खराब होता था क्या कि जब किसी की किडनैपिंग होती थी, किसी का मर्डर होता था, किसी की गाड़ियां स्नैच मारुति कार उसमें बहुत काफी चुरा लिए जाते थे, और चुरा लेने के बाद क्रिमिनल लोग एक अन्य मार्ग में आके बैठते थे, और जिनकी गाड़ी चोरी गई उनको एक अन्य मार्ग से बुलाहट होती थी। वो आते थे, इधर बैठते थे, उधर बैठते थे, वैसे हम बैठे हुए हैं, कहते थे कि भाई बच्चे लोग थोड़ा सा भूखे हैं, कमजोर हैं, इसलिए कुछ दे दीजिए, गाड़ी आपकी मिल जाएगी, आपका आदमी किडनैप हुआ ना, आपको मिल जाएगा। ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला। आज ऐसा है हिम्मत किसी का कि वे करने मार्ग में और मुख्यमंत्री के सामने ऐसा बात करेगा? ये लॉ एंड ऑर्डर कहा जाता है। आज अगर होता है तो उस पर कार्रवाई होती है। जी 14 करोड़ की जनसंख्या है, कुछ न कुछ घटनाएं होती रहेंगी, होती है, सुनते वर्ल्ड फिनोमेना है। तो वैसी परिस्थिति में उस पर फॉलो अप एक्शन क्या हुआ, सरकार का इंटेंशन क्या है, ये देखा जाना चाहिए। उसमें इंटेंशन बचाव की होती थी, आज इंटेंशन है कि उसको कानून के दायरे में लाया। आपने खुद ही बताया इतना एक्सपीरियंस है आपको और बिहार की राजनीति में एक लंबी पारी आपने जो है खेली है और अब तो आप केंद्र की राजनीति देख रहे हैं। लेकिन एक चीज आपके क्योंकि आप तो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर तमाम तरीके की बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि उनको जो है बदलने की भी एक बात सामने आई। अमित शाह जी के बयान के बाद उस चीज को बल मिला, उसके बाद डैमेज कंट्रोल भी हुआ। लेकिन क्या माना जाए कि नीतीश जी बनने के लिए बिल्कुल तरीके से तैयार हैं और केवल वही बनेंगे मुख्यमंत्री? सबसे पहले कहने वाला जन मांझी ही है कि पहले ही हो जाना चाहिए। कुमार मुख्यमंत्री के कैंडिडेट होंगे और हैं। सबसे पहला तो जीतन मांझी पागल नहीं है जो कहा कि ये वो खराब है, उनका दिमाग खराब हो गया, ये अफवाह उड़ाया जा रहा है। हम बीमार, हमको थायराइड है, हमको अर्थराइटिस है, हमको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, 5 गो दवाइयां खा के हम निकल रहे हैं, तो इसका मतलब हम नॉट एबल टू एक्ट। हम जा रहे हैं 4 जगह, कल 3 जगह कंप्लेन करके आए थे आदमी। तो उसे हमारे नीतीश कुमार में कहीं कोई बीमारी है उसकी दवा लेते हैं, दवा करके आज देखिए कि घूम रहे हैं, प्रधानमंत्री के साथ बोलते हैं, वो जाते हैं तो रोड शो करते हैं, जी तो अपना चल रही है वो ऐसा नहीं है कि कहा जाएगा कि मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य इतना खराब है। ये सब विरोधियों का चाल है और षड्यंत्र। डिप्टी सीएम की बात हो रही है बिहार के अंदर, कहा जा रहा है गठबंधन ने प्रॉमिस किया है कि दलित और माइनॉरिटी ये भी डिप्टी सीएम होंगे। मुकेश सहनी जी का तो नाम पहले ही फाइनल। आज नहीं कुछ है तब तो सब कुछ बोल रहे हैं। अब पहले उनके पिताश्री थे तो वो क्या किए थे, क्यों दलित को बना दिया था डिप्टी चीफ मिनिस्टर? उनके यहाँ माइनॉरिटी अब्दुल बारी सिद्दीकी इतना सक्षम आदमी है, उनको कहाँ रखे हुए हैं वो? तो आज झूठ मूठ अगर बोल देंगे तो हम आपका इतिहास देख रहे हैं कि आप क्या किए हैं, आगे सिर्फ जनता को भरमाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। मौका मिलेगा तो आप नहीं कुछ वैसा कीजिएगा, वैसे मौका आपको नहीं मिलने जा रहा। मौका नहीं मिलने जा रहा आप कह रहे हैं, तो क्या हम देख सकते हैं कि डिप्टी सीएम की जो बात है एनडीए में भी संभव है? तो अभी तो हो सकता है एनडीए तय करे कि हाँ डिप्टी सीएम कंटिन्यू करें और बड़ी ये तो उस समय की बात होगी जो चुनाव में हमारी सरकार बनेगी, उस समय बात होगी। इस बार जो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं विकास की बात, पलायन की बात तो होती रही, लेकिन जातिगत जो एक समीकरण है और घुसपैठिए की जो एक बात चल रही है वो भी एक बड़ी हावी है, खास करके एनडीए के नैरेटिव में। घुसपैठिए नहीं मिल पाए इलेक्शन कमीशन को, कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन बता ही नहीं पाया कितना घुसपैठिए मिले उनको एसआईआर में, फिर भी एक घुसपैठिए उसको प्रचारित नहीं करना चाहिए राजनीति में देश। यहाँ पर तो इसलिए हैं 64 लाख साल का जो वोटर्स हटे, उसमें सब मरने वाले नहीं हैं, सब माइग्रेट करने वाले नहीं हैं,
उसमें बैठी हुई है। भारतीय संविधान है कि जो यहाँ का जन्मने वाला है, जन्म लेता है, वही भारत की नागरिकता हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं जो बाहर में जन्मे हुए हैं, यहाँ उनकी नागरिकता हुई है, और खास करके ईस्टर्न हमारे जोन है उसमें, और उससे बहुतों को नाम कटा है। और यहाँ ही नहीं, समस्त इंडिया में फैला हुआ है। इसलिए सिर्फ बिहार में SIR नहीं हुआ, झारखंड में नहीं हुआ, अब तो समझे भारत में SIR हो रहा है, जो ठीक वोटर्स के ट्रांसपेरेंसी के लिए, मतदाता स्थिति के लिए होता है। इसी से पोलराइजेशन का भी एक डर पैदा होता है, विभाजन का भी अंदरूनी। विभाजन कौन सा वाला, कोई आकर के हमारे नजदीक हमारे राजनीति को प्रभावित करेगा तो उसको प्रभावित होने देंगे। यहाँ का जो नीति है, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ का रख रखाव है, उसके अनुसार हम काम करें। बाहर के आएगा तो दूसरे ढंग की बात करेगा, और आज यहाँ रह करके दूसरे राज्य, दूसरे देश की बात करेगा, तो वैसे को तो हम लोग टॉलरेट नहीं करेंगे। एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगी। प्रधानमंत्री जी ने कल भी जो है एक घोषणा की और कहा कि लालू जी, सोनिया जी अपने अपने बेटों को जो है मनवाना चाहते हैं। अमित शाह जी ने भी कहा कि PM बनवाना चाह रहे हैं सोनिया जी अपने बेटे को, और CM बनवाना चाह रहे हैं लालू जी अपने बेटे को, लेकिन वैकेंसी है नहीं। लेकिन परिवारवाद का जहां तक आरोप लगता है, तो क्यों ऐसा होता है कि विपक्ष जो है हमेशा मांझी जी का नाम लेकर के जो है काटने का प्रयास करता है कि बेटा बेटी इस तरीके से। बम्बू में बम्बू ही फूटता है, वहां पर कनैली नहीं फूटता है, दूसरा चीज नहीं फूटता है। लाइकवाइज अगर सक्षम है, हम इसके बारे में कहेंगे, जो हमारे ऊपर आरोप लगता है, संतोष जो हमारा बेटा है, संतोष कोई अनएम्प्लॉयड नहीं था, वो आवारा नहीं था, वो यूनिसेफ का एक ऑफिसर था जिला का। और जब 15 में हम अपना पार्टी बनाया तो हमको मदद करने के लिए यहाँ आया, और आने के बाद और आने के साथ ही वो MA किया है, PhD किया है, नेट किया है, और गया ऐसा कॉन्वेंट कॉलेज का प्रोफेसर है, 2.5 लाख रुपया वहाँ उसका पे मिलता है। ओनली समाज के लिए और अपने पिता को मदद करने के लिए वो राजनीति में आया है, न कि किसी कोई गुल्ली डंडा खेल रहा था, कोई हरियाणा में पिटा रहा था, कोई सिंगापुर में रहने वाले हैं, कोई मतलब नहीं, उन लोगों को बना दिया जाए। परिवार और उसको कहा जाता है जिसका कोई से नहीं होता है, लेकिन इसका तो अपना से है, अपना क्वालिफिकेशन है, जिसके चलते यहाँ आया है। क्वालिफाइड नहीं, पॉलिटिकल थीम की बात है, वो सिर्फ और सिर्फ बेटा है इसलिए आया है, नहीं उसका कोई योगदान नहीं। मछली पकड़ने का भी उन्होंने एक संदेश दिया मल्लाह समुदाय को। मल्लाह समुदाय भी एक वंचित समुदाय में माना जाता है। कम से कम 6 जिले ऐसे हैं जहां मल्लाह समुदाय जो है एक बड़े तबके में है। तो विदेश में जाकर के भारत का कितनी बार भर्त्सना किया आप जानते हैं। यात्रा किए थे तो नरेंद्र मोदी जी के माता को भी गाली उन्होंने सुनवाई थी, और अभी हाल में छठ ऐसा इतना हमारा इम्पोर्टेंट पर्व है जिसको उन्होंने नाटक कहा था, तो नाटक कर रहे थे वहाँ पर। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री कुछ भी कर सकते हैं वोट के लिए, नाच भी सकते हैं, कहा नाटक है, प्रधानमंत्री नाच भी सकते हैं, ये उन्होंने कहा। नाटक तो कर रहे हैं कि मत में खुद गए थे का, वो दिखाने के लिए यहाँ है कि हाँ जिसे कम तबके के लोग हमको मिले कर, तो नाटक तो कर रहे हैं, तो इसलिए नाटक करने से बिहार की जनता प्रभावित नहीं होगी। जिनका साफ तौर पर कहना है कि नाटक से राजनीति नहीं चलेगी, लेकिन फिलहाल देखने को मिल रहा है कि NDA और महागठबंधन दोनों ही जनता के दिल में दस्तक देने के लिए हर तरीके के जो हैं बातचीत और हथकंडे आजमा रहे हैं। तो देखेंगे समय क्या करवट लेता है, और 14 नवंबर का दिन बताएगा कि जनता आखिर किसे चुनकर दोबारा भेजती है सदन में।